सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो उसमें अगर आप देखो तो पहले आप ऐसे टाइप के सम्स को इनकाउंटर करोगे कि फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब उसके 3 रोज 3 कॉलम होंगे, तो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। अगर उसमें सिर्फ 0 और 1 ही दिख रहा है कि इसमें 9 जो एलिमेंट्स है या तो 0 है या तो 1 है, तो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो हमने इसके एलिमेंट्स ले लिए A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। इसको हमने अगर एक्सपांड किया तो A1 B2 C3 माइनस B3 C2 ये टर्म आएगा। फिर आएगा माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 ये टर्म, और फिर C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2 ये वाला। तो अगर आप इसको और एक्सपांड करो तो ऐसे 3 पॉजिटिव टर्म्स है और 3 नेगेटिव टर्म्स है, और इसमें से हर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उसका वैल्यू या तो 0 है या 1 है, और आपको इसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। इस टर्म को आपको लार्जेस्ट बनाना है और सारे के सारे एलिमेंट 0 या 1 ही है। तो अगर आप ये टर्म 1 बना देते हो और ये भी टर्म 1 बना देते हो तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर आपने इसको 1 बनाया इसको 1 बनाया तो -1 + 1 0। यहाँ पे भी इसको 1 बनाया इसको 1 बनाया, क्योंकि 0 और 1 ही होंगे। अगर हर एक एलिमेंट यहाँ पे 0 या 1 है तो इफेक्टिवली ये पूरा टर्म जो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है वो भी 0 या 1 ही होगा। तो ये टर्म 0 या 1 होगा, ये 0 1 ये 0 1 ये 0 1 ये 0 1। 6 के 6 टर्म्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 या 1 ही पॉसिबल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको इसको लार्जेस्ट बनाना है, इसको लार्जेस्ट बनाना है तो क्या करना होगा, ये पॉजिटिव टर्म्स को 1 रखना होगा और जो नेगेटिव टर्म्स है उनको 0 करना होगा। तो ये टर्म्स जो है ये टर्म नेगेटिव टर्म 0 हो जाने चाहिए और ये पॉजिटिव साइन वाले टर्म्स 1 1 1 हो गए तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी पॉसिबल है 3। दिख तो ये रहा है कि 3 पॉसिबल है, तो हम लोग लिख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल इज 3, बट ये स्टिल करेक्ट नहीं है आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसको 1 बनाना है तो ये अलग से हमने लिख दिया इसको 1, फिर हमको इसको 1 बनाना है इसको 1 बनाना है, तो हमको ये 3 टर्म्स 1 बनाने हैं। अब 0 या 1 ही है, A1 0 या 1 है, B2 0 या 1 है, C3 0 या 1 है, और अगर तीनों का प्रोडक्ट 1 बनाना है तो कंपलसरी A1 को 1 होना चाहिए, B2 को 1 होना चाहिए, C3 को 1 होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 1 बनाना है और तीनों 0 या 1 ही है, इसमें से B1 की वैल्यू A3 की वैल्यू C2 की वैल्यू 0 या 1 ही पॉसिबल है, तो तीनों को 1 कंपलसरी रखना होगा। इधर भी कंपलसरी इन तीनों को 1 रखना होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, A1 A2 A3 तीनों 1, B1 B2 B3 वो भी 1, और C1 C2 C3 ये भी 1। तो इसका मतलब वो पूरा डिटर्मिनेंट में क्या दिखेगा आपको, सब 1 दिखेंगे। अब हमने ये देखा है प्रॉपर्टीज़ में, अगर अब डिटर्मिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। तो अगर इसमें सब 1 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 0 बनेगी, 3 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 3 वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको मैक्सिमम इससे तो मिलना ही नहीं है कि इसको आपने 1 बनाया इसको 0 बनाया इसको 0 बनाया इसको 1 इसको 1 इसको 0, तो हमको एक मॉडिफिकेशन करना होगा। हम इसको 1 बना रहे थे, हम इसको 0 बना देंगे, 0 बना के देखते हैं। तो A1 B2 C3, A1 यहाँ पे है, B2 यहाँ पे, C3 यहाँ पे, डायगनल के अलॉन्ग है, इसको डायगनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इनको हम लोग 0 कर देंगे और बाकी सारा सेम ही रखेंगे, सिर्फ हम लोग ये पहले टर्म को 0 बनाएंगे, बाकी इसको 0, बाकी सारे एलिमेंट्स को 1 रखेंगे हम लोग। तो ये डिटर्मिनेंट देखो कैसे दिखेगा, क्योंकि 0 और 1 ही पॉसिबल वैल्यूज़ है इसमें, तो हम लोग ये डायगनल एलिमेंट्स को 0 रखेंगे, बाकी सबको 1 कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऐसा दिखेगा 0 0 0 बाकी सब 1। अगर आप इसको एक्सपांड करके देखो ये आता है 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, 3 नहीं है। नेक्स्ट सम, फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट्स आर 1 और -1। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स 1 या -1 ही है और इसकी हमको लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। फिर हमने इसको एक्सपांड कर दिया, पॉजिटिव टर्म्स अलग कर दिए माइनस, फिर ये नेगेटिव वाले टर्म्स हमने अलग कर दिए। अच्छा, अब हर एलिमेंट हर एलिमेंट यहाँ पे जो है वो 1 या -1 है, तो उनका प्रोडक्ट ऐसे ये A1 B2 C3 ये 1 या -1 है, तो प्रोडक्ट भी 1 या -1 ही आएगा। इसका वैल्यू भी जो है तीनों का प्रोडक्ट जो है 1 या -1 होगा, ये भी 1 -1 होगा, ये भी 1 -1 1 -1 1 -1,
तो अगर आपको इसको मैक्सिमाइज़ करना हो, लार्जेस्ट वैल्यू बनानी हो, तो आप क्या चाहोगे कि ये 1 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, ये -1 हो, ये -1 हो, -1 हो। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 3 आंसर आएगा, यहाँ से 3 आएगा, टोटल कितना बनेगा? टोटल बनेगा 6। तो हम बोल तो ये रहे हैं कि भाई कि ये जो टर्म्स है इनका मैक्सिमम वैल्यू 6 पॉसिबल है। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू 6 आ सकता है क्या, क्योंकि देखो 6 आने के लिए ये 1, ये 1, ये 1 होना चाहिए, तो हमने वो लिख दिया। ये 3 टर्म्स 1 होने चाहिए, फिर ये 3 टर्म्स -1 होने चाहिए, तो ये 3 टर्म्स माइनस होने चाहिए। अब एक बार आप देखो कि यहाँ पे अगर आप इन सबका प्रोडक्ट लगाओ, तो अगर आप इन सबका प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पे A1 A2 A3 भी है, तो A3 B3 C3, इन सबका ये प्रोडक्ट आएगा। सब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, और तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है, देखो A1 दिख रहा है, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तीनों दिख रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड A3 B3 C3। बट इस केस में क्या होगा? इसका वैल्यू -1 है, इसका -1 है, इसका भी -1 है, तो 3 -1 को प्रोडक्ट लगाओगे तो -1 आएगा। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 6 एलिमेंट्स 1 भी बने और यही 6 एलिमेंट्स फिर -1 भी बने। इसका एक और एंगल है देखने का कि आप क्या करो, इनका लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म सारे टर्म्स का प्रोडक्ट लगा दो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर C3 स्क्वायर आएगा। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? इसका वैल्यू 1 है 1 है 1 है, तो 1 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, -1 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। अभी स्क्वायर कभी भी रियल नंबर का -1 नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये सारे इक्वेशंस एक साथ सेटिस्फाई करना, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइंग देम इज़ नॉट पॉसिबल। तो 6 पॉसिबल नहीं है। ये सब सेटिस्फाई होती तो 6 वैल्यू आती, तो 6 वैल्यू इसकी बनाई नहीं जा सकती, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमको एक कोई एलिमेंट का जो पॉसिबिलिटी उसको ट्वीक करना होगा। हम लोग यहाँ पे A1 B2 C3 को 1 बना रहे हैं ना, तो A1 B2 C3 को हम लोग -1 बनाएंगे, -1 बना के देखना होगा। तो A1 B2 C3 तीनों को मान लो हमने -1 रख दिया। ऐसे और भी पॉसिबिलिटीज़ है, एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ये है कि इसको -1 बना दो। 6 बनाने के लिए इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए था, बट 6 पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ये डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे ताकि इनका प्रोडक्ट -1 हो। अब इसको एक्सपांड करके अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू आती है 4। तो इस डिटरमिनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 4 इफ़ द एलिमेंट्स आर ओनली 1 और -1। हाँ, अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके ऊपर एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। सो लेट्स से वी हैव 1 डिटर्मिनेंट, अनदर डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज़ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा? इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इधर से 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो के साथ, तो आंसर यहाँ पे 1 1 में आएगा। जो इसका आंसर है उसका भी एक बड़ा डिटर्मिनेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही आएगा आंसर। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 1 × 2, 2 × 2 एंड 3 × 1। ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आप क्या करो, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करो। ये जो फर्स्ट रो है ये सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हम लोग 1 इधर से 2 ले रहे हैं, सेकेंड रो ले रहे हैं, तो 1 2 में आंसर आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आंसर आएगा 1 × 1, 2 × 2 एंड 3 × -1। ये इसका प्रोडक्ट। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, 1 2 3 को 3 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3, 2 × 1, 3 × 2। ये आंसर यहाँ पे आएगा। आगे इस डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सेकेंड रो इसके फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 2, 1 × 2, 2 × 1। बिकॉज यहाँ पे हमने सेकेंड रो और इधर से फर्स्ट रो उठाई है 2 1, तो आंसर कहाँ पे आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। जैसे आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर यहाँ पे आएगा, फिर इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आएगा यहाँ पे। फिर आपको इस रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है यहाँ पे। फिर आपको जाना है थर्ड रो पे, थर्ड रो इधर का फर्स्ट रो, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो आंसर लिखना है यहाँ पे। फिर आपको इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा यहाँ पे। लास्ट में जाके ये थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा यहाँ पे। तो आप कैलकुलेट करके देखो, ये आंसर आता है इसमें। फिर आप इंडिविजुअली इसका आंसर निकालो डिटर्मिनेंट का, वो आता है -10। इसका आंसर निकालो, वो आता है -5। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -50। ये रहा, नहीं, -10 इंटू -5 इज़ 50। फिर आप ये जो हमने प्रोडक्ट निकाल के ऐसे बड़ा सा डिटर्मिनेंट बनाया, इसको अगर आप एक्सपांड करके देखोगे, इसका भी आंसर आता है 50। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच करते हैं। सो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स। क्या करना है इसमें, आपको रो वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो। आंसर आपको रखना है यहाँ पे एंड यहाँ पे। फिर आपको जाना है सेकेंड रो पे, सेकेंड, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। आंसर 3 यहाँ पे रखना है। और फिर आपको जाना है थर्ड रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। आंसर यहाँ पे रखना है। एक और प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं। लेट्स से वी आर गिवन दिस डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। हमने को फैक्टर्स देखे हैं कि कैसे निकाले जाते हैं। तो डेल्टा c, ये जो हमने लिखा है, ये को फैक्टर का मैट्रिक्स, को फैक्टर डिटर्मिनेंट। तो a1 का को फैक्टर यहाँ पे आ गया, इस b1 का को फैक्टर यहाँ पे लिखा, c1 का को फैक्टर हमने यहाँ पे लिखा। तो एक को फैक्टर का डिटर्मिनेंट है। अब एक ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को, मतलब a1 b1 c1, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो उनके को फैक्टर्स के साथ, तो a1 इंटू a1, b1 इंटू b1, c1 इंटू c1, ये आता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये डिटर्मिनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि आप कोई भी एलिमेंट्स उठाओ किसी भी रो या कॉलम के, उसके को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर एडिशन करो, तो आपको डेल्टा मिलता है। डेल्टा मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी तरीकों में निकाल सकते हो? अलॉन्ग फर्स्ट रो एक्सपांड कर सकते हो, अलॉन्ग सेकेंड रो, अलॉन्ग थर्ड रो, या अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, अलॉन्ग सेकेंड कॉलम, अलॉन्ग थर्ड कॉलम। सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग कैसे एक्सपांड करोगे? b1 इंटू कैपिटल b1, b2 इंटू कैपिटल b2, b3 इंटू कैपिटल b3। ये रहा, ऐसे भी आप एक्सपांड कर सकते हो। 6 तरीके होते हैं डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के, इनका वैल्यू डेल्टा आता है। दूसरी खासियत क्या है कि अगर आप किसी भी रो को उठाते हो बट मल्टीप्लाई किसी और रो के को फैक्टर्स के साथ करते हो, मान लो आपने ऐसा किया कि a1 इंटू a2, b1 इंटू b2 एंड यहाँ पे c1 इंटू c2, मतलब एलिमेंट्स किसी और रो के उठाए, को फैक्टर किसी और रो के उठाए, और आपने मल्टीप्लाई करके सम लगाया, तो आपको आंसर मिलेगा 0। सो इफ़ यू टेक एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, एंड इफ़ यू टेक देयर प्रोडक्ट एंड ऐड देम, यू विल गेट 0। तो ऐसे कितने प्रोडक्ट 0 बनेंगे? इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 बनेगा, इसका प्रोडक्ट अगर आप इनके साथ लगाओगे और प्लस करोगे तो 0 बनेगा। सिमिलरली अगर आप कॉलम वाइज जाते हो, इस कॉलम को उठाया बट को फैक्टर्स सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो 0 आएगा। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आप करके देख सकते हो, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग रिजल्ट की तरफ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा, जो ये डिटर्मिनेंट हमने लिया था, डेल्टा सी को फैक्टर का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने यहाँ पे लिया, और इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमने यहाँ पे रखा। ये फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमने यहाँ पे रखा। फर्स्ट रो थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमने यहाँ पे रखा। सेकेंड रो फर्स्ट रो के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा, आंसर यहाँ पे आएगा। सेकेंड रो के साथ यहाँ पे, सेकेंड रो थर्ड रो के साथ यहाँ पे, फिर थर्ड रो फर्स्ट रो के साथ यहाँ पे, थर्ड रो सेकेंड रो के साथ यहाँ पे, थर्ड रो के साथ यहाँ पे। अब अगर आप देखो, ये a1 एलिमेंट उसी का को फैक्टर, b1 उसका को फैक्टर, c1 उसका को फैक्टर, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये निकल के आएगा डेल्टा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे a2 उसका को फैक्टर है, ये b2 उसका को फैक्टर, c2 उसका को फैक्टर, इसका वैल्यू भी आएगा डिटर्मिनेंट d, इसका वैल्यू भी आएगा डिटर्मिनेंट d। बट यहाँ पे a1 एलिमेंट किसी और रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किसी और रो के को फैक्टर के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये होगा 0, बाकी सब 0 होगा, ये 0, ये 0, ये 0। तो डिटर्मिनेंट अब ऐसा दिखेगा।
डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0 0 0 डेल्टा। अगर आप इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करो तो डेल्टा इंटू इट्स कोफैक्टर, उसका कोफैक्टर क्या होगा डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा क्यूब आंसर निकल के आ जाएगा क्योंकि 0 इंटू इट्स कोफैक्टर 0 इंटू इट्स कोफैक्टर 0 होगा, सो यू गेट डेल्टा क्यूब। नाउ वी हैव अराइव एट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डेल्टा मतलब कोई डिटर्मिनेंट, ये उसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, इनका अगर आप प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको डेल्टा क्यूब मिलेगा। एक डेल्टा दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, गेट डेल्टा सी इज डेल्टा स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3x3 का डिटर्मिनेंट था। मान लो यहाँ पे 4x4 का डिटर्मिनेंट होता तो डेल्टा सी क्या निकल के आता है, डेल्टा क्यूब निकल के आता। ओके, तो ये डिपेंड करता है इसकी ऑर्डर कितनी है डिटर्मिनेंट की, 3x3 है या 4x4 है। फाइन, तो ये हमको अब आगे लगानी होगी प्रॉपर्टी, आप याद रखो इसको। फॉर अ 3x3 डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स इज एक्चुअल डिटर्मिनेंट स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमको ये शो करना है दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग लेंगे डेल्टा और इसका कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डेल्टा सी बनाएंगे। कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस ए इंटू ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ये टर्म। फिर इस टर्म का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ, क्या होगा इसका कोफैक्टर, -1 रेज टू, ये कहाँ पे आता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आता है। और इसका माइनर क्या होगा, -c d a x, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस साइन -cx -ab, तो ये आएगा cx प्लस ab, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ab प्लस cx। तो ऐसे हम करते जाएंगे, हर एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स या कोफैक्टर डिटर्मिनेंट हम लोग बना देंगे, ये रहा। बट हमको पता है डेल्टा सी क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर होता है कि जो भी डिटर्मिनेंट ओरिजिनली आपके पास है उसका कोफैक्टर का अगर आप डिटर्मिनेंट बनाओ, इसकी जो वैल्यू निकलेगी और इसकी जो वैल्यू निकलेगी उनके बीच में क्या कनेक्शन होती है, डेल्टा सी इज डेल्टा स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर मतलब एक्स माइनस सी बी सी एक्स माइनस ए माइनस बी ए एक्स स्क्वायर, ये बन गया प्रूफ इसका। तो बहुत ही टफ दिखने वाले सम्स इससे बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत इजीली सॉल्यूशन निकलता है। नेक्स्ट, ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हमको प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू दिस, इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, एंड इट इज इक्वल टू 4a² b² c², ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट स्क्वायर लगाया हुआ है, सिर्फ ये जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू लेंगे डेल्टा, इसको एक्सपांड करेंगे अलॉन्ग फर्स्ट रो। एक्सपांड अगर आप करके देखो, 0 इंटू इट्स कोफैक्टर c इंटू इट्स कोफैक्टर b इंटू इट्स कोफैक्टर, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 2abc। तो डेल्टा स्क्वायर होगा 4a² b² c², तो ये प्रूफ हो गया, इसका स्क्वायर होगा 4a² b² c²। तो हमने ये इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर लगाएंगे। ये जो डेल्टा है, ये जो हमने यहाँ पे डेल्टा लिया है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर कैसे दिखेगा, यही डिटर्मिनेंट इसी के साथ मल्टीप्लाइड, तो फिर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। ये फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको ये मिलेगा। फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर यहाँ पे आएगा। फर्स्ट रो थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर यहाँ पे आएगा। फिर ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर यहाँ पे। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे। तो ये डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर आप लगाओ तो आपको ये वाला डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डेल्टा सी बनाएंगे। ये रहा यहाँ पे डेल्टा सी। तो एक ही पिक्चर में आपको देखिए, ये देखो ऐसा मैं एडजस्ट करता हूँ। तो डेल्टा हमारे पास ये है, इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट हम लोग बनाएंगे। ये रहा कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। कैसे बनाया जाता है, 0 का कोफैक्टर क्या होगा, 0 इंटू 0 माइनस ए इंटू ए, तो -a², यहाँ पे लिख दिया। तो हमने इसके 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर यहाँ पे लगा दिए, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट बना दिया। और हमको पता है डेल्टा सी क्या होता है, डेल्टा का स्क्वायर होता है। तो डेल्टा तो ये है, डेल्टा स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया कि ये डिटर्मिनेंट इसको इक्वल है। तो हमारा ये क्लॉज भी प्रूव हो गया, ये इसको इक्वल। तो ये यहाँ से कैसे मिलता है, ये वाला डिटर्मिनेंट यहाँ से कैसे मिलेगा,
आपको 2 बार ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना होगा, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये टर्म यहाँ से कैसे आता है, आपको इसको एक्सपांड करना होगा और स्क्वायर लगाना होगा, तो ये बनता है। और ये डिटर्मिनेंट यहाँ से कैसे बनता है, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके कि कोफैक्टर, ये एक्चुअली कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट है, इसका कोफैक्टर है ये, तो कोफैक्टर इज डेल्टा स्क्वायर, वहाँ से आता है। तो तीनों चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। इसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट भी कवर हो रहा है और कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है वो भी कवर हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं सेशन एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो 3 इक्वेशंस हमको दिए। पहला तो ये दिया li स्क्वायर mi स्क्वायर ni स्क्वायर इज़ 1 वेयर i इज़ 1 2 3, i के वैल्यूज़ 1 2 3 है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन रहे हैं, l1 स्क्वायर m1 स्क्वायर n1 स्क्वायर इज़ 1, l2 स्क्वायर m2 स्क्वायर n2 स्क्वायर इज़ 1 एंड l3 स्क्वायर m3 स्क्वायर n3 स्क्वायर इज़ 1, ये दिया हुआ है। फिर ये दिया है कि li lj mi mj एंड ni nj i और j इक्वल नहीं है, और i और j दोनों 1 2 3, मतलब l1 l2 m1 m2 n1 n2 ये 0 है, l1 l3 m1 m3 n1 n3, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के जो टर्म्स है वो 0 है, l1 l2 l3 l1 ये वाले प्रोडक्ट के टर्म्स जो है वो 0 है। ओके, ये देके रखा है। तो हमको इस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ l1 m1 n1 l2 m2 n2 l3 m3 n3, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा का स्क्वायर लगाएंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा, ये सेम डिटर्मिनेंट 2 बार मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, l1 स्क्वायर m1 स्क्वायर n1 स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और वो क्या है 1। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा l1 l2 m1 m2 n1 n2 और उनका एडिशन, ये तो 0 है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इस तीसरे के साथ l1 l3 m1 m3 n1 n3, वो यहाँ पे आंसर आएगा, दैट इज़ 0। फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा l2 l1 m2 m1 n2 n1, वो आंसर आएगा यहाँ पे, तो वो तो 0 है। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा l2 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 स्क्वायर m2 स्क्वायर n2 स्क्वायर, वो यहाँ पे आएगा, दैट इज़ 1। और फिर एंड में जाके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करना है। मैं हर बार ये मैट्रिक्स मेरे मुंह से निकल जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स में भी हम लोग जाके देखेंगे ऐसे ही प्रोडक्ट लगते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इंटरचेंजेबली यूज़ होता है कई बार, तो कभी कभी मैं इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बोल दूंगा। मैट्रिक्स भी ऐसे ही दिखता है, बट यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं। एनीवेज, तो जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे और ये जो 2 इक्वेशंस के रिजल्ट है वो लगाते जाओगे तो आपको ये मिलता है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। तो सेशन एक्सरसाइज का जो 3rd क्वेश्चन है इसका आंसर है 1। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। डेल्टा 0 हमको दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट। डेल्टा 1 क्या है, इसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट, मतलब ये डिटर्मिनेंट का अगर आप कोफैक्टर डिटर्मिनेंट निकालोगे वो डेल्टा 1 है। तो हमको पता है ये रिजल्ट, डेल्टा 1 कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, डेल्टा 0 का स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो भी डिटर्मिनेंट बना कोफैक्टर वाला, उसका फिर से कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट बनाओ। तो डेल्टा 2 क्या है, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा 1। तो इसलिए डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 1 का स्क्वायर होगा। एक चेन बनते जा रही है, देखो, डेल्टा 0 फिर डेल्टा 1 इसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है, तो डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 0 का स्क्वायर होगा। फिर डेल्टा 2 नया डिटर्मिनेंट आ गया, वो क्या है, ये जो डेल्टा 1 बना आपके पास उसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है। तो डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 1 का स्क्वायर होगा। फिर ऐसे चेन चलते जा रही है। फिर एक डेल्टा 3 आ गया। डेल्टा 3 क्या है, ये जो डेल्टा 2 आपके पास डिटर्मिनेंट बना उसके भी कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट बनाओगे तो वो डेल्टा 3 है। तो डेल्टा 3 क्या होगा, डेल्टा 2 का स्क्वायर होगा। तो एक चेन बनते जाएगी, डेल्टा 3 इज डेल्टा 2 स्क्वायर। डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 1 का स्क्वायर, और ऊपर फिर स्क्वायर है, तो डेल्टा 1 रेज टू 4 हो जाएगा। फिर डेल्टा 1 को हम लोग पुट करेंगे, डेल्टा 1 क्या था, डेल्टा 0 का स्क्वायर, ऊपर 4 है, 4 × 2 इज़ 8। तो आपको ये मिल रहा है डेल्टा 3 इज़ डेल्टा 0 रेज टू 8। क्या रिलेशन है इनके बीच में, 3 और 8 के बीच में क्या रिलेशन है, यू कैन राइट इट एज डेल्टा 0 रेज टू 2 क्यूब, ऐसा लिख सकते हो। तो इन जनरल डेल्टा n क्या होगा, डेल्टा 0 रेज टू 2 रेज टू n।
तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक चेन बन रही है कि डेल्टा ज़ीरो है कुछ, ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। डेल्टा वन क्या है, डेल्टा ज़ीरो का स्क्वायर है। डेल्टा टू क्या है, डेल्टा वन का स्क्वायर है। और डेल्टा थ्री क्या है, डेल्टा टू का स्क्वायर है। डेल्टा फोर क्या होगा, डेल्टा थ्री का स्क्वायर होगा। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा थ्री की वैल्यू इधर पुट करो, डेल्टा टू के टर्म्स में आएगी, फिर डेल्टा टू का वैल्यू पुट करो, फिर डेल्टा वन का वैल्यू पुट करो, फाइनली एक रिलेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, डेल्टा फोर इज़ डेल्टा ज़ीरो रेज टू 16 ऐसा मिलेगा आपको। और इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ज़ीरो रेज टू 2 रेज टू 4। तो ये रिलेशन होल्ड कर रही है। अब आते हैं फाइनली फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें और भी सम्स है सेशन एक्सरसाइज में, बट उसके लिए हमको आगे की थ्योरी देखनी होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट हमको दिया है, इसका वैल्यू 3 है, हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखो ये डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं, इसके कोफैक्टर से मिलते हैं। तो 1 का कोफैक्टर क्या है, x³ - 1, वो यहाँ पे है। इस x का कोफैक्टर क्या है, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर इज 0। फिर इसका कोफैक्टर क्या होगा, x माइनस एक्स रेज टू 4, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, इन सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है ये वाला। तो ये बना डेल्टा c और ये है डेल्टा। हमको पता है डेल्टा c क्या होता है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं ना डेल्टा c। हाँ, तो डेल्टा c क्या होता है, डेल्टा का स्क्वायर होता है, और डेल्टा का वैल्यू हमारे पास है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो इसकी जो वैल्यू है वो इसकी स्क्वायर होगी, क्योंकि ये कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉर्मल जो डिटर्मिनेंट है जहाँ से कोफैक्टर बनाया है आपने उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 9।